किसी गांव में रघु नाम का एक चालाक किसान अपनी पत्नी सुमित्रा जिसके साथ रहता था। उसके पास खेती के लिए एक छोटा सा खेत था जिससे वह अपना गुजारा करता था। रघु की खासियत थी कि वह आसमान देखकर बता सकता था कि बारिश होगी या नहीं। इस वजह से गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। अरे रघु भाई, इस छोटे से खेत में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? धूप में पसीना बहाने से आखिर कितना कमा लोगे? इतनी मेहनत से क्या तुम अपनी तकदीर बदल पाओगे? इससे अच्छा कोई बड़ा काम क्यों नहीं सोचते जहां कम मेहनत में ज्यादा फायदा हो? ठाकुर साहब, यही खेत मेरी जिंदगी है। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी हर सांस, अपना हर पल इसी मिट्टी के सहारे जिया है। यही खेत मेरे बच्चों का भविष्य है, मेरे परिवार का सहारा है। इसके हर बीज में मेरे पसीने की बूंदें मिली हुई हैं। इसी की बदौलत मेरे घर का चूल्हा जलता है और मेरे अपनों के चेहरे पर मुस्कान आती है। अगर यह खेत ना रहा तो समझिए मेरी जिंदगी की सारी उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। ठाकुर सुखदेव चालाकी से कहता है, मैं तो कहता हूँ यह खेत मुझे बेच दो और मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। तुम्हें अपनी जमीन जोतने की तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी और मैं तुम्हें अच्छी कीमत भी दूंगा। इससे तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी और आमदनी भी बढ़ जाएगी। सोचो यह सौदा तुम्हारे लिए कितना फायदेमंद रहेगा। लेकिन रघु को अपनी जमीन किसी भी हाल में नहीं बेचनी थी। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, उसके पूर्वजों की विरासत और आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा का प्रतीक था। वह जानता था कि जमींदार मीठी मीठी बातें और लालच देकर उसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन रघु इतना नासमझ नहीं था कि कुछ पैसों के बदले अपनी जड़ों से कट जाए। उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी प्रलोभन दिए जाए, वह अपनी जमीन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। ठाकुर साहब, यह खेत मेरे दादाजी की दी हुई अनमोल निशानी है। यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि मेरे पूर्वजों की मेहनत, सपने और संघर्ष की विरासत है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता, बल्कि मैंने काफी सोच विचार के बाद एक ऐसी अनोखी तरकीब निकाली है जिससे इस खेत की उपज पहले से कहीं अधिक बढ़ेगी और हमें दुगनी कमाई होगी। अब यह जमीन केवल हमारा गुजारा चलाने का साधन नहीं रहेगी, बल्कि हमारी समृद्धि और भविष्य को संवारने का जरिया बनेगी। ठाकुर सुखदेव यह सुनकर हैरान रह गया। उसने पहले कभी ऐसा नहीं सुना था। ऐसी कौन सी फसल है जो कम जमीन में दुगनी होगी? उसने मन ही मन सोचा और उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। यह बात उसके समझ से परे थी, लेकिन वह इस राज से पर्दा उठाना चाहता था। यह सोचकर उसने ठान लिया कि किसी भी हाल में उसे यह पता लगाना ही होगा कि रघु आखिर कौन सी फसल की बात कर रहा है। अगले ही दिन जब रात का अंधेरा चारों ओर छा गया और सब लोग गहरी नींद में थे, ठाकुर सुखदेव चुपचाप अपने घर से निकला। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रघु के घर की ओर बढ़ने लगा। वह सावधानी से छुपकर रघु की झोपड़ी के पास पहुंचा और दीवार की आड़ में खड़ा होकर भीतर की हलचल पर ध्यान लगाने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल जोरों से धड़क रहा था। वह पूरी तरह सतर्क था ताकि कोई उसे देख न ले। अब बस उसे इंतजार था कि रघु कुछ ऐसा कहे जिससे इस राज का खुलासा हो सके। रघु फावड़ा लेकर अपना खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। वह खेतों की मिट्टी की गहराई को सोचते हुए फावड़ा उठाने के लिए झुका ही था कि तभी उसकी पत्नी, जो घर के कामों में व्यस्त थी, अचानक उसकी तरफ मुड़ी और बोली, रघु, सुनिए तो सही, आप खेत में काम करने जा रहे हैं, लेकिन जरा यह तो सोचिए कि इस बार फसल अच्छी होगी या नहीं। पहले की तरह मेहनत करने से क्या फायदा अगर हमें फिर से कोई अच्छे परिणाम न मिले। अरे सुमित्रा, तुम शांत रहो। जोर जोर से बोलकर गांव वालों को जगा दोगी क्या? तुम्हें पता है, मैंने कम खेत में ज्यादा फसल होने वाला एक ऐसा तरकीब निकाली है जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा। तुम देखना, इस बार मैं इतना अनाज पैदा कर दूंगा कि गांव के सारे गोदाम भर जाएंगे। इतना ज्यादा अनाज होगा कि 5 साल तक भी खत्म नहीं होगा। मेरे इस नए प्रयोग से सब हैरान रह जाएंगे
और सबको पता चलेगा कि सही सोच और मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। ठाकुर सुखदेव यह सुनकर और भी उत्सुक हो गया। उसने सोचा, मुझे रघु से पहले यह तरीका पता लगाना होगा। यह सोचकर वह खेत में छुप गया ताकि किसी को पता न चले कि वह क्या करने जा रहा है। अगले दिन सुबह का समय था। रघु और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे। ठाकुर सुखदेव छुपकर उनकी बातें सुनने के लिए पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। कहां से शुरू करूं, कैसे करूं? यह जमींदार का खेत भी ना मेरा सारा काम बिगाड़ देगा। अगर मेरे खेत का फसल ज्यादा हो गई तो जमींदार के खेत में चला जाएगा और फिर जमींदार बिना मेहनत के फसल ले लेगा। यह मेरे लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि जो मेहनत मैंने की है उसका लाभ कोई और कैसे उठा सकता है। इसलिए मैं जमींदार से साफ कहूंगा कि अपने खेत में दीवार बना लो, ताकि मुझे अपनी फसल पूरी तरह से और सुरक्षित तरीके से उगाने का मौका मिले। अगर दीवार नहीं बनी तो मेरा काम असंभव हो जाएगा और मेरे सारे प्रयास बेकार जाएंगे। मुझे खुद के खेत में ही काम करने का पूरा हक है और इसका ख्याल रखना जमींदार की जिम्मेदारी है। जमींदार यह बात सुनकर कहने लगा, अच्छा बेटा, तो यह बात है। अब देखना मैं तुम्हें कैसे मजा चखाता हूँ। तुम खेती तो अपने खेत में करोगे, लेकिन फसल को काटूंगा मैं। यह कहकर जमींदार भी वहां से अपने घर वापस चला गया। अगले दिन सुबह होते ही रघु जमींदार के घर गया और कहा, जमींदार साहिब, मैं आपके पास ही आया हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, तुम चाहे जितनी भी जरूरी बातें कह लो, चाहे जितनी भी दलीलें दे लो, लेकिन मैं अपने खेत में दीवार खड़ी नहीं करूंगा। यह मेरा फैसला है और इसे कोई नहीं बदल सकता। अब बात खत्म, मुझे और कोई बहस नहीं करनी। तुम अपने घर जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। मेरे पास बहुत सारा काम है और मैं अपना समय बेकार की बातों में नहीं गंवाना चाहता। लेकिन जमींदार साहब, मैं सच कह रहा हूं। मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर आप मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आपने किसी और से कुछ सुना है या किसी ने आपको गलत फहमी में डाल दिया है? मैं तो हमेशा आपकी इज्जत करता आया हूं और कभी भी ऐसी कोई बात कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। कृपया मेरी बात पर भरोसा करें, मैं बिल्कुल सच्चा हूं। हाँ, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि तुम यही कहने वाले हो। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव और तुम्हारी बातें साफ बता रही हैं कि तुम्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी दुगनी फसल तुम्हारे छोटे से खेत में कैसे हो सकती है। तुम्हारे पास खेत भी सीमित है और इतनी ज्यादा उपज का हिसाब उसमें बैठ नहीं रहा। यही वजह है कि तुम मेरे पास आए हो, ताकि इस गुत्थी को सुलझा सको और पता लगा सको कि आखिर यह सब कैसे हुआ। रघु वहां से निराश और थका हुआ अपने घर लौट गया। दिन भर की घटनाओं को सोचते हुए वह अपने घर के छोटे से आंगन में आकर बैठ गया। इधर जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराने लगा, जमींदार की बेचैनी भी बढ़ती गई। अंततः उसने अपना फावड़ा उठाया, चारों ओर एक नजर डाली और धीरे धीरे अपने खेत की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल में एक अजीब सा संकल्प था, मानो वह किसी गुप्त काम को अंजाम देने जा रहा हो। खेतों की ओर बढ़ते हुए उसके कदमों की आहट सुनसान रात में और भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अब देखना मेरा कमाल। मैं अपने खेत की मेड़ को धीरे धीरे काटकर आगे बढ़ा देता हूँ, ताकि रघु को इसका जरा भी अंदाजा न हो। जब वह अपनी जमीन पर फसल लगाएगा तो अनजाने में मेरे खेत के हिस्से में भी बीज बो देगा और उसकी मेहनत का फायदा मुझे भी मिलेगा। इस चालाकी से न तो उसे कुछ शक होगा, न ही उसे किसी नुकसान का एहसास होगा और मैं बिना कोई मेहनत किए उसकी फसल का लाभ उठा सकूंगा। इतना कहकर जमींदार पूरी रात अपने खेत में मेहनत करता रहा। वह बिना रुके अपने खेत की मेड़ को धीरे धीरे आगे बढ़ाता गया, ताकि वह अपने हिस्से की जमीन को और बढ़ा सके। रात भर की मेहनत के बाद जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी तो वह थककर वहीं बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों में संतोष झलक रहा था। अगली सुबह जब रघु और उसकी पत्नी अपने खेत पर काम करने के लिए निकले तो वे रास्ते भर आने वाले दिन के काम की बातें करते रहे। जैसे ही वे अपने खेत में पहुंचे, रघु की पत्नी ने चारों ओर नजर दौड़ाई और अचानक ठिठक गई।
उसने गौर से खेत की मेड़ को देखा और फिर परेशान होकर बोली, रघु, देखो तो, हमारी जमीन की मेड़ पहले यहाँ थी, लेकिन अब आगे बढ़ गई है। कहीं ये जमींदार की चाल तो नहीं? रातों रात हमारी जमीन को अपने खेत में मिलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? हाँ सुमित्रा, लग तो मुझे भी रहा है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। उससे हमारी किस्मत बदलने वाली है। अब तो फसलें और भी भरपूर होंगी। पिछले साल थोड़ी मुश्किलें आई थीं, लेकिन अब तो जो भी काम करेंगे वह सफल होगा। खेतों में बीज बोते हैं और साथ ही दुआ करते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। इस बार फसल इतनी होगी कि गांव वाले भी हैरान रह जाएंगे। चलो जल्दी से बीज बो देते हैं ताकि समय रहते फसल तैयार हो जाए और हमें अच्छे दाम मिले। अब रघु और उसकी पत्नी दोनों मिलकर फसल की बीज बोने लगते हैं। पूरे खेत में बीज बोने के बाद फसल होने का इंतजार करने लगते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। जब फसल तैयार हुई तो वह धान की फसल थी। पूरा खेत धान के फसल से भर गया। जमींदार ने रघु से कहा, रघु जरा रुको भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या तुम्हें पता है जिस खेत में तुम फसल लगा रहे हो उस खेत की बड़ी हुई जगह मेरी है। क्या बात करते हैं जमींदार साहब, मैंने तो आपसे कभी कोई जगह मांगी ही नहीं। फिर आप क्यों मेरे ऊपर एहसान जताने की कोशिश कर रहे हैं? आपने अपने ही खेत की मेड़ को काटकर जगह बढ़ा दी, लेकिन मैंने तो इसकी कोई मांग ही नहीं रखी थी। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या यह दिखाने के लिए कि आप बड़े दिल वाले हैं या इसके पीछे कोई और मकसद छुपा हुआ है? रघु देखो, मुझे ये सारी बातें उतनी गहराई से नहीं मालूम, लेकिन एक बात साफ है, ये जो बढ़ी हुई जगह तुम देख रहे हो वो अब मेरी है। असल में मैंने ही अपने खेत की मेड़ को थोड़ा आगे खिसका दिया था ताकि तुम्हारी फसल की जड़ें मेरे खेत में आ जाएं। इससे मुझे भी तुम्हारी मेहनत का कुछ लाभ मिल सकेगा। आखिर जब तुम्हारी फसल बढ़ेगी तो उसकी जड़ें मेरे खेत की मिट्टी से भी पोषण लेंगी और इस तरह मुझे भी फायदा मिलेगा। इसलिए अब ये हिस्सा मेरा ही हुआ ना। अच्छा, तो बात यह है जमींदार साहब, मैंने भी यही तरकीब सोची थी, क्योंकि मेरे पास खेत कम थे और कम जमीन में दुगुनी फसल उगाना आसान नहीं था। लेकिन आपने तो मेरी सोच को न सिर्फ समझ लिया बल्कि अपना भी लिया। मैंने ना तो आपसे खेत बढ़ाने को कहा, ना ही कभी शिकायत लेकर आपके पास आया। फिर भी आपने अपनी जमीन की मेड़ आगे खिसका ली। क्यों? याद रखिए जमींदार साहब, जहां तक मेड़ है वहां तक आपका खेत, उससे आगे नहीं। इसलिए इस फसल पर आपका कोई हक नहीं बनता। समझ गए ना? रघु की आश्चर्यजनक बात सुनकर सुखदेव जमींदार हैरान हो जाता है। गेहूं की बुवाई का समय तेजी से निकलता जा रहा है, लेकिन तुमने अब तक अपने खेत में हल तक नहीं चलवाया। अगर समय रहते तुमने खेत की जुताई और बुवाई नहीं की तो याद रखना, फसल उगने का मौका हाथ से निकल जाएगा। फिर जब सभी के खेतों में सुनहरी बालियों से लहलहाती फसल खड़ी होगी, तब तुम हाथ मलते रह जाओगे। बिना मेहनत किए अन्न की उम्मीद मत रखना, वरना भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। मालिक, मैं क्यों भूखा मरूंगा? मेरे पिताजी का खेत है ना, वो मुझे कभी भूखा नहीं मरने देगा। उस खेत में एक ऐसा वरदान है जो जब तक रहेगा मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा। चाहे दुनिया में कैसी भी मुसीबत आ जाए, मेरे पिताजी का खेत हमेशा मेरा सहारा बनेगा। उसकी मिट्टी में बरकत है, उसकी फसलों में दुआएं हैं और उसके अन्न में मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। जब तक वो खेत रहेगा मैं कभी भूखा नहीं मर सकता। वरदान? कैसा वरदान रघु? भला मैं क्यों बताऊं ये सब आपको? आप तो बस जाओ यहां से। रघु की आश्चर्यजनक बात सुनकर जमींदार के सिर में फिर से दर्द होने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रघु जैसी सीधी सादी शक्ल वाला इंसान इतनी अजीब और रहस्यमयी बातें कर सकता है। जमींदार कुछ सोचते हुए रघु के घर से तो निकल गया, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। उसे इस बात की जिज्ञासा हो गई थी कि आखिर रघु और उसकी पत्नी के बीच किस तरह की बातें होती हैं। यही सोचकर जमींदार ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। वह ज्यादा दूर नहीं गया, बल्कि रघु के घर के पास ही एक घने पेड़ के पीछे जाकर छिप गया।
वहां से उसने अपना ध्यान रघु के घर की ओर लगा दिया और बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा, चारों ओर हल्का अंधेरा छाने लगा और चिड़ियों की चहचहाहट भी धीरे धीरे कम होने लगी। अब वह समय आ गया था जब रघु और उसकी पत्नी दिन भर के कामों से निपटकर आपस में बैठकर बातें करने वाले थे। जमींदार ने अपनी सांसें रोक लीं और कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। घर के अंदर रघु और उसकी पत्नी बैठकर आपस में बात कर रहे थे। कुछ देर बाद रघु की पत्नी ने रघु से पूछा, सुनिए जी, पिताजी ऐसा कौन सा अद्भुत वरदान देकर गए हैं जो यह खेत हमें भूखा नहीं मरने देगा? जब से उन्होंने हमें छोड़ा है तब से हमने इस खेत में हल तक नहीं चलाया, बीज तक नहीं डाला। फिर भी आप कह रहे हैं कि यह खेत हमें कभी भूखा नहीं रहने देगा। आखिर इसमें ऐसा क्या रहस्य छिपा है जो हमें समझ नहीं आ रहा? क्या सच में पिताजी की कोई अनदेखी शक्ति इस खेत की मिट्टी में समाई हुई है, या फिर उनके कहे शब्दों के पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए? अरे तुम जोर जोर से मत चिल्लाओ सुमित्रा, ये बात बहुत गोपनीय है। अगर किसी ने सुन लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा और हमारा राज खुल जाएगा। हमें बेहद सावधानी बरतनी होगी। देखो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें सच बता ही देता हूं। हमारे खेत में पिताजी ने बरसों पहले एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका बड़ी ही चालाकी से जमीन के अंदर गाड़ दिया था। ये कोई मामूली खजाना नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए इस बार मैंने अपने खेत की जुताई नहीं की। अगर मैं हल चलाता तो कहीं ना कहीं ये खजाना जमीन के नीचे और दब जाता या किसी और की नजर उस पर पड़ जाती। सोचो, खेती बाड़ी करके हम सालों साल मेहनत करते, लेकिन अगर हमें ये सोने का मटका मिल जाए तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। बस अब सही वक्त का इंतजार है। हमें इसे बहुत ध्यान से और बिना किसी को शक होने दिए निकालना होगा, ताकि ये खजाना सिर्फ हमारा ही बना रहे। तो अच्छा बेटा, अब ये बात समझ में आई। लेकिन सुन, मैं आज रात को ही तुम्हारे खेत से सोने का मटका निकाल लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि तुम बिना सोने के कैसे जिंदा रहते हो। देखूंगा तुम दिन रात क्या खा पी कर अपनी जान बचाते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिना सोने के कोई खास कर सकते हो तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारे खेत में जो कुछ भी है वो सब मेरे लिए होगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर देखना तुम कितना बचते हो बिना सोने के। फिर क्या, जमींदार रात के अंधेरे में चुपके से अपने फावड़े को लेकर रघु के खेत में पहुंच गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने किसी बड़े नुकसान की योजना बनाई हो। जमींदार ने बिना किसी डर के खेत के एक कोने से खुदाई शुरू कर दी। उसकी खामोश और चालाक हरकतें यह बताती थीं कि वो रघु को धोखा देने की फिराक में था। खेत का एक हिस्सा धीरे धीरे खुदता चला गया और जमींदार का चेहरा ताजगी और साजिश से भरा हुआ था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अगर रघु जाग गया तो क्या होगा, क्योंकि उसकी नीयत पूरी तरह से बुरी थी। अगर मैं इस तरह फावड़े से खेत खोदने जाऊं तो 2 दिनों में भी मटका नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूं, हल से पूरा खेत ही जोत देता हूं, क्योंकि हल से खेत में गहरी जुताई होती है और जमीन को सही तरीके से तैयार किया जाता है। फिर जब खेत पूरी तरह से जोत जाएगा तो मटका मुझे आसानी से मिल जाएगा और मेहनत का फल भी मुझे जल्दी मिलेगा। इस तरह मुझे किसी भी तरह की मेहनत की कमी नहीं रहेगी और मुझे मटका मिलने में भी कोई देर नहीं लगेगी। जमींदार ने हल से पूरा खेत जोत डाला, लेकिन उसे कहीं पर भी सोने का मटका नहीं मिला। वह काफी थक चुका था, लेकिन उसकी उम्मीदें अब भी कायम थीं। खेत के एक कोने से दूसरे कोने तक उसने खोज की, मगर कहीं भी उसे सोने का मटका नहीं मिला। जब रात और चांद की रोशनी में खेत की मिट्टी से उठती धुआं की हल्की सी खुशबू फैलने लगी, तब वह निराश होकर घर लौट आया। लेकिन अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ उसकी गुस्से में लहराती आंखें और भी ज्यादा चमक उठीं। सुबह सुबह वह रघु के घर गया और दरवाजे पर खड़ा होकर जोर से बोला, रघु, तेरा क्या खेल है?
मैंने पूरे खेत को हल से जोत डाला, लेकिन कहीं भी मुझे सोने का मटका नहीं मिला। अब तुम मुझे बताओ, ये मटका आखिर है कहाँ? कहीं नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है जमींदार जी? आपने पूर्व और उत्तर की दिशा में ठीक से नहीं देखा होगा। जब तक आपने उन दिशाओं में ध्यान से खोजा नहीं होगा, तब तक आप सही तरीके से इसका पता नहीं लगा पाएंगे। मैं अब खुद जाकर देखता हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि वह वहां कहीं न कहीं जरूर मिलेगा। अरे बेवकूफ, तुम जाते कहाँ हो? मैंने तो हर कोना छान मारा, हर दिशा में खुदाई कर डाली, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। जमीन का एक एक टुकड़ा खोद डाला, हर पेड़ पौधे के नीचे देखा, मगर कहीं भी मुझे वह मटका नहीं मिला। मैंने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा हुनर लगा दिया, फिर भी वह हाथ नहीं आया। क्या यह कोई छलावा था, कोई माया जाल, या फिर किसी ने मुझे धोखा दे दिया? अब तो मेरा दिमाग भी चकरा गया है। मालिक, अगर खेतों में सोना होता तो मैं सोना निकालकर जमींदार न बन जाता। वो तो मैंने अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए ऐसा कहा था। लेकिन जमींदार साहिब, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। यह बात आपको किसने बताई? यह मुझे कौन बताएगा? मैं क्या तुम्हारे घर पर थोड़ी था जो मुझे पता चल जाएगा। वो तो मुझे सपना आया था, इसलिए मैं तुम्हारे खेत में सोने का मटका ढूंढने गया था। बेचारा जमींदार बेवकूफ बनकर वहां से चला गया। इस तरह रघु ने अपने बुद्धि से खेत को बड़ा भी कर लिया और उस जमींदार से अपने खेत में हल भी चलवाया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल ऑल पर क्लिक करना न भूलें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सवाल जमींदार सोने का मटका कहाँ पर ढूंढ रहा था। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें।